सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। सिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है क्वाड पे। क्वाड का नाम आपने सुना होगा, 4 देशों का ग्रुप है। इस क्वाड का क्या फ्यूचर है और क्या क्या इसमें पोटेंशियल है, इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। क्लासेस थोड़ी सी आपको लेट मिल रही है क्योंकि मैं भी एक हॉलीडे ट्रिप पे हूँ, तो मैं जितना हो सकता है क्लासेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर थोड़ी सी लेट आ रही हैं तो मंडे से आपको टाइम पे मिलने लगेंगी। एक या दो दिन की बात हो रहा है, ठीक है। चलो आपका क्विज़ दिखा दें। आज का 5 क्वेश्चन आपके सामने। इस आर्टिकल में जो भी ग्रामर वोकैबुलरी आप सीखोगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। क्लास के लास्ट में क्विज़ का सोल्यूशन आपको देता हूँ। अभी शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है सिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप। देखिए, फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा यानी कि हिफाजत। तो ये क्वाड नाम का जो ग्रुप बना था, जो दोस्ती पे बेस्ड था, कुछ कंट्रीज़ की फ्रेंडशिप पे, अब इस ग्रुप के अंदर दोस्ती के साथ साथ सुरक्षा का एंगल भी आ चुका है। आगे जाके आप देखेंगे कि क्वाड नाम का ग्रुप है, इसमें कंट्रीज़ एक दूसरे से दोस्ती निभाने के साथ साथ एक दूसरे से मिलिट्री पार्टनरशिप भी करेगी। आगे बात समझ में। सिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप बात की जा रही है ऑन टोक्यो क्वाड समिट की। क्वाड नाम के इस ग्रुप की, उस समिट की, उस कॉन्फ्रेंस की जो हुई है अभी भी टोक्यो में यानी कि जापान में। समिट का मतलब क्या होता है? पहाड़ की चोटी, किसी भी चीज़ का सबसे ऊंचा पॉइंट। लेकिन समिट वर्ड का एक और मीनिंग है टॉप कॉन्फ्रेंस। अगर किसी भी ग्रुपिंग की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको अपने बोलेंगे समिट। हिंदी बोलते हैं शिखर वार्ता, है ना। चलो अब आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ की तरफ। देखें क्या कहना चाह रहा है। आर्टिकल थोड़ा सा आपको लगेगा शुरू में बोरिंग है, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आपको पढ़ना है इसको कहानी की तरह, ठीक है। चलो, कह द क्वाड कैन हेल्प रीशेप इकोनॉमिक अलायंसेस एंड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। कह रहे जो क्वाड नाम का ग्रुप है जिसके आगे लगा हुआ है द, कह रहे जो द क्वाड है ना, ये मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है रीशेप करने में। रीशेप का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से ढालना, किसी चीज़ को नए जो है शेप में लाना। तो ये क्वाड जो है फिर से ढालने में मदद करेगा, रीशेप करने में मदद करेगा आर्थिक रिश्तों को, इकोनॉमिक अलायंसेस को, और किसी भी एरिया के, किसी भी रीजन के सुरक्षा के आर्किटेक्चर को, सुरक्षा के ढांचे को। तो क्वाड की वजह से नए नए इकोनॉमिक अलायंसेस बनने वाले हैं। आप देखोगे यूएस के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के बनेंगे, और इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सिक्योरिटी का जो ढांचा है वो नए सिरे से खड़ा होगा, जिसमें शायद चाइना एक लीडरशिप रोल ना निभा रहा हो। मैं आपको रीड बिटवीन द लाइन्स करके बता रहा हूँ, आगे आप इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। क्वाड नाम के ग्रुप की वर्ब है कैन हेल्प। रीशेप का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से ढालना, नई शेप में लाना, री प्लस में शेप। अलायंस का मतलब होता है समझौता, है ना, एक नया अग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपसे यहाँ पे करूँगा मैं, क्वाड के आगे द क्यों लगाया गया? ऐसा कौन सा ग्रामर रूल है जो हमें ये कहता है कि क्वाड के आगे द लगाना चाहिए? एक बार अपने आप से पूछो, फिर इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको करवा देता हूँ। उससे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को देखो जो है हेल्प प्लस में रीशेप वाला। देखो, हेल्प इंग्लिश में एक ऐसी वर्ब है, अगर आप इसके बाद में बेस फॉर्म लगाओगे वर्ब की तो भी चलेगा, और अगर आप इसके बाद में वर्ब का टू इन्फिनिटिव लगाओगे तो भी चलेगा। अब आप पूछोगे सर फ़र्क क्या है दोनों में? कोई फ़र्क नहीं है। ये लगता था पहले और ये लगता है आजकल, दोनों ही लगते हैं आजकल, लेकिन ये पहले ज़्यादा लगता था, ये आजकल ज़्यादा लगता है। तो फ़र्क इनमें कोई भी ना मीनिंग में ना यूज़ में होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ। द NGO हैज़ बीन हेल्पिंग पुअर चिल्ड्रन स्टडी। NGO हेल्प करता आ रहा है गरीब बच्चों को पढ़ाई करने में। अब देखो किस काम में मदद कर रहा है? पढ़ाई करने में, तो हमने लिख दिया स्टडी। स्टडी है यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म। लेकिन अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, NGO हैज़ बीन हेल्पिंग पुअर चिल्ड्रन टू स्टडी, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, दोनों एक ही बात है। हेल्प नाम की वर्ब की खासियत यही है। अब आ जाओ इस द पे। द क्यों लगाया गया इसके आगे? तो सीधा सा एक फॉर्मूला है आपके सामने। जितनी भी प्लूरिस्टिक चीज़ें होती हैं, जैसे कोई ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ऑफ कोर्स एक से ज़्यादा लोग होंगे तभी ग्रुप है ना। जितनी भी प्लूरिस्टिक चीज़ें होती हैं, खास करके प्रॉपर नाउन्स, उनको अपने द से डिनोट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा तालिबान। अब तालिबान क्या है? एक ग्रुप का नाम है, तो अपने लिखते हैं द तालिबान, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा हुंता, है ना, हुंता बोलते हैं इसको, लिखते जुनता है, ये म्यांमार की मिलिट्री का नाम है, तो अपने लिखते हैं द हुंता, ठीक है। वैसे ही आपने सुना क्वाड, तो आपने इसके आगे लगा दिया
द क्वाड। ठीक है, तो कितने भी ग्रुपिंग्स हैं दुनिया में जिनमें प्लूरलिस्टिक टोन आती है, ग्रुपिंग्स में ऑफ कोर्स आनी भी चाहिए, उनसे पहले द को लगाया जाता है। तो देख लेना, कोई भी प्रॉपर नाउन अगर किसी ग्रुप को डिनोट करे, यू विल प्लेस द बिफोर द नाउन। चलिए आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, साथ साथ सीखते जाते हो, रिवीजन होता जाता है। आ जाओ आर्टिकल की वोकैबलरी पे, सारी वोकैबलरी को एक साथ देखेंगे, बहुत रिच है वोकैबलरी में, ताकि इसको अपने स्मूथली पढ़ते जाएं। साथ ही ऐड करना चाहूँगा, आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं, तो इसमें इजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। चलो, अपनी वोकैब शीट है, सारे पुराने नए वर्ड्स इसी शीट में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में रखिए, अभी जाओ और इसको डाउनलोड कर लो। ग्रुप को आपको नाम से सर्च करना पड़ेगा। आजकल टेलीग्राम का सीधा लिंक काम नहीं कर रहा है, आपको नाम से सर्च करना पड़ेगा। आज के वर्ड्स दिखा देता हूँ मैं आपको, कल पेरिस तक हमने किया था। आज के वर्ड्स हैं लूप होल, फोर्थराइट, बेलिजरेंट, मैरीटाइम, लेवरेज, रेजिलियंस और हेजेमनी। 7 वर्ड्स हैं, और मज़े की बात पता है क्या है, सातों के सातों वर्ड्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इनको आज करना रिपीट। पहला है लूप होल्स। लूप होल क्या होता है? ऐसा होल, ऐसा रास्ता जिसमें से आप लूप होके निकल जाएं। लूप का मतलब है कहीं से इलोप हो जाना। स्केप राउट को बोलते हैं लूप होल। किसी भी चीज़ से बच निकलने के रास्ते को बोलते हैं लूप होल। मान लीजिए कानून में कोई बच निकलने का रास्ता आपको मिल गया, तो आप बोल सकते हैं आई हैव फाउंड अ लूप होल इन दिस लॉ। अब देखो, ये जो लूप होल्स होते हैं ना, एक्चुअल में ये कमियां होती हैं उस चीज़ की। जहाँ से भी आपको लूप होल मिल रहा है वो उस चीज़ की कमी की तरह काम करेगा। तो लूप होल वर्ड का दूसरा मीनिंग ये होता है शॉर्ट कमिंग, यानी कि कमी, डेफिशिएंसी, लैप्स या लेक्यूना। आ रही है बात समझ में? किसी चीज़ में कमी होगी तभी बच निकल पाओगे ना उससे। तो लूप होल का मतलब एक तो हो गया बच निकलने का रास्ता, दूसरा मीनिंग हो गया किसी चीज़ के अंदर की कमी। तो कमी के लिए आज एक वर्ड है डेफिशिएंसी, जिसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। रिच पीपल ऑफन गेट अवे विद देयर क्राइम्स यूजिंग लूप होल्स इन द लॉ। जो रिच पीपल हैं, जो अमीर लोग हैं, अक्सर बच निकलते हैं अपने क्राइम्स के साथ में, गुनाहों के साथ में, इस्तेमाल करते हुए कमियों को, जो लॉज की हैं, जो कानून की होती जो है कमियां होती हैं। तो लूप होल नाम का वर्ड है, इसका सिनोनिम डेफिशिएंसी यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। डिटेल में बता रहा हूँ। अगला वर्ड देख लो, फोर्थराइट। फोर्थराइट का मतलब होता है सामने से ब्लंट, फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। कोई ऐसी चीज़ हो जो आपसे सामने से बताई जाए, कोई ऐसा आदमी हो जो आपसे सीधी बात करे, नो बकवास करे, आप बोल सकते हैं कि ये आदमी या इसकी बातचीत फोर्थराइट है ना। फोर्थराइट को कैंडिड, डायरेक्ट या ब्लंट भी बोलते हैं। ब्लंट नाम का सिनोनिम आर्टिकल में आज आप देखेंगे। द गवर्नमेंट्स फोर्थराइट रिफ्यूजल टू रोल बैक द न्यू लॉ मेड द प्रोटेस्टर्स एंग्री। सरकार की सामने से आई हुई सीधी सीधी जो मनाही थी वापस ले लेने की इस कानून को, इस मनाही ने प्रोटेस्टर्स को एंग्री बना दिया। गुस्सा, उनको एंग्री जो है गुस्से में ले आया, है ना। तो फोर्थराइट कोई चिकना चुपड़ी बात नहीं, सीधी सीधी, ब्लंट, फ्रैंक एंड ऑनेस्ट एंड कैंडिड एंड डायरेक्ट। इस वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखेंगे, ब्लंट को। अगला वर्ड है बेलिजरेंट, 2-3 दिन पहले किया था। इसको बोलते हैं हाईली एग्रेसिव, बहुत ही हिंसक, है ना। इसको बेलिकोज, होस्टाइल, वायलेंट, कंटेंशियस या एंटागोनिस्टिक भी बोल सकते हैं। अब बेलिजरेंट क्राउड ऑफ थाउजेंड स्टॉप सेवरल ट्रेन्स इन एजिटेशन। एक हिंसक क्राउड ने, भीड़ ने, जो हज़ारों की थी, उसने रोक लिया कई जो है ट्रेन्स को, एजिटेशन करते हुए, धरना करते हुए। तो इसका जो बेलिजरेंस नाम का नाउन फॉर्म है उसको आप आज आर्टिकल में देखेंगे। बेलिजरेंस का मतलब होता है एग्रेशन, यानी कि हिंसा। बेलिजरेंट तो मतलब हिंसक यानी कि एग्रेसिव, एडजेक्टिव। बेलिजरेंस मतलब हिंसा यानी कि एग्रेशन यानी कि नाउन। नाउन और एडजेक्टिव में फ़र्क करना समझो, ठीक है। जैसे सुंदर और सुंदरता है ना, सुंदर मतलब कोई इंसान, कोई औरत, कोई आदमी, सुंदरता तो मतलब ब्यूटी, तो ब्यूटी एक नाउन है और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, दोनों में फ़र्क करना सीखो। अगला वर्ड है मैरीटाइम। मैरीटाइम का मतलब होता है रिलेटेड टू सी, नेवी। अगर आप मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं समुद्री रक्षा की, है ना। इसको एक्वाटिक भी बोलते हैं। एक्वा का मतलब ही होता है पानी,
तो एक्वा से आपने एक्वाटिक बना दिया, यानी कि पानी से, समंदर से जुड़ी हुई कोई चीज़। मोस्ट आइलैंड नेशन सर्वाइव ऑन मैरीटाइम ट्रेड, ज़्यादातर टापू जैसे देश हैं, छोटे मोटे देश जैसे मॉलडीव्स है, इंडोनेशिया है ना, ये सारे जो टापू जैसे देश हैं ये सर्वाइव करते हैं मैरीटाइम ट्रेड पे, ऐसे ट्रेड पे जो समुद्री रस्तों से होता है। चलो, मैरीटाइम वर्ड आज आर्टिकल में आएगा। फिर एक वर्ड है लेवरेज, बहुत बार हो चुका है। लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज या इन्फ्लुएंस। बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज, बिजनेसमैन जो है पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं, पैसा देते हैं राजनीतिक एडवांटेज या इन्फ्लुएंस को गेन करने के लिए। ठीक है, तो लेवरेज एक नाउन भी है, लेवरेज एक वर्ब भी है। अगर किसी चीज़ की एडवांटेज ले रहे हो तब तो लेवरेज वर्ब आ जाएगी, अगर एडवांटेज नाम के नाउन की बात हो रही है तब लेवरेज नाउन आ जाएगा। जैसे यू नीड टू लेवरेज योर एक्सपर्टीज टू गेट अ गुड जॉब इन टूडेज मार्केट। अब यहाँ पे लेवरेज एक वर्ब है, आपको ज़रूरत है लेवरेज करने की, एडवांटेज लेने की, आपकी एक्सपर्टीज़ को, आपकी निपुणता को एक अच्छी सी जॉब को पाने के लिए आजकल के बाज़ारों में, इन टूडेज मार्केट। ठीक है, लेवरेज आज ये वर्ब फॉर्म में आएगा। देखो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, एक ही वर्ड नाउन भी है और एक ही वर्ड वर्ब भी है, आपको चेक करना होता है सेंटेंस में क्या मीनिंग वो वहाँ पे दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड है रेजिलियंस, बहुत बार कर चुके हैं। गिर के उठने की ताकत कहलाती है रेजिलियंस, योर एबिलिटी टू बाउंस बैक। आपके 5 एग्जाम्स फेल हुए, 6वें एग्जाम्स के अंदर आपने अच्छे मेरिट के साथ में उस एग्ज़ाम को क्रैक किया, तो आप एक ऐसे आदमी हैं जो बड़े ही रेजिलियंट हैं, सफलताएं या विफलताएं आपको गिरा नहीं सकती हैं, आप फिर से खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमीज रेजिलियंस हेल्प्ड अस कोप विद द रिसेशन ऑफ 2009। भारत की अर्थव्यवस्था की रेजिलियंस ने, मजबूती ने, रेजिलियंस समझ गए ना, मजबूती, गिर के उठने की ताकत, तो भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस ने उसे मदद किया निपटने के लिए 2009 के रिसेशन से। तो रेजिलियंस नाम का वर्ड आर्टिकल में आज आएगा। लास्ट वर्ड है हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब होता है नेतागिरी, डोमिनेशन, लीडरशिप, कमांड, अथॉरिटी, है ना। चाइनीज फॉरेन पॉलिसी इज एंटायरली बिल्ट ऑन द विजन ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ ग्लोबल हेजेमनी। चाइना की जो विदेश नीति है पूरी तरीके से आधारित है, बिल्ट ऑन है इस विजन पे, इस मकसद पे जो है खड़ी करने का एक वैश्विक लीडरशिप को, ग्लोबल हेजेमनी को। तो चाइना का एक ही सपना है, अमेरिका को रिप्लेस करें और ग्लोबल हेजेमनी को इस्टेब्लिश करें। समझ गए ना, हेजेमनी मतलब लीडरशिप। अब देखो हेजेमॉन होता है एक लीडर और हेजेमोनिक होता है जो भी लीडरशिप से जुड़ा हुआ हो, है ना। हेजेमोनिक डिसीजंस, हेजेमोनिक इंटेंशंस, है ना, इस तरीके से आप हेजेमोनिक नाम के एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। अगेन नाउन और एडजेक्टिव में जब तक फ़र्क नहीं करना सीखोगे इंग्लिश में आपकी गाड़ी नहीं खिसकेगी। आ जाओ आर्टिकल पे, फटाफट से आपको दे दें एक समरी आर्टिकल की ताकि आप समझ पाएँ किस बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल बड़ा आसान सा है। क्वाड की अभी भी समिट हुई है, कहाँ पे? जापान में, टोक्यो के अंदर। चारों देश मिले क्वाड के। क्वाड आप जानते हैं 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। तो चारों ने मिलकर के कुछ रशिया के बारे में बात की, कुछ चाइना के बारे में बात की। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि धीरे धीरे क्वाड जो है ना अब मैच्योर होता जा रहा है। पहले ये सिर्फ मिलने के लिए मिलते थे, लेकिन आज इनके पास मुद्दे हैं बात करने के लिए और इनके पास इंटेंशन भी है फ्यूचर में कुछ करेक्टिव एक्शन लाने की। तो ये यही कह रहा है कि अगर क्वाड ने इसी तरीके से काम किया ना तो आप देखोगे आने वाले 10 से 12 साल या 15 या 20 सालों के अंदर एक तो इंडो पैसिफिक के अंदर पूरा सिस्टम बदल जाएगा, दूसरा दुनिया भर में इकोनॉमिक अलायंसेस बहुत चेंज हो जाएंगे। क्वाड इज़ द फ्यूचर अगर क्वाड ठीक से काम करता है तो। समझ गए? आज की टोन है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है क्वाड से बहुत ज़्यादा आशावादी तौर पे। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को, आ जाओ जल्दी से। अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं YT एप्लीकेशन पे। आपकी अपनी एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड करें कमेंट सेक्शन से। आपको मिलेंगे यहाँ पे कोर्सेज। राइटिंग का कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस आप लिखना सीख सकते हो मेरे साथ। इसी तरीके से बैंकिंग और SSC दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं। सारा सिलेबस आपका बैंकिंग SSC एग्जाम्स का कवर हो जाता है। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। कुछ फ्री कंटेंट और फ्री टेस्ट भी ऐप पे अपलोड हो गए हैं, आप उनका फ़ायदा भी ले सकते हो। राइटिंग कोर्स पे आज 12 की जगह 16 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, जरूर से इसका फ़ायदा उठाएं। आज रात 12 बजे तक एडिशनल 4 मंथ्स वैलिडिटी का। चलिए, कह रहा द रीसेंट समिट मीटिंग ऑफ द लीडर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड could not have come at a more critical juncture in world politics। कह रहे जो रीसेंट समिट है, समिट मीटिंग, अब समझ गए ना, शिखर वार्ता, टॉप कॉन्फ्रेंस। कह रहे रिसेंट में कंक्लूडेड जो समिट मीटिंग हुई है, शिखर वार्ता हुई है नेताओं की क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के। अब इस क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की शॉर्ट फॉर्म है क्वाड। तो कह रहे क्वाड के नेताओं की, चारों कंट्रीज़ के लीडर्स की। कह रहे ये मीटिंग जो है ना नहीं आ सकती थी, कुड नॉट हैव कम, नहीं आ सकती थी इससे ज़्यादा क्रिटिकल जंक्चर पे, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मोड़ पे, और कहाँ पे? दुनिया भर की सियासत में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में।
तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर अभी खड़ा है, एक बहुत ही क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट है, और इसी टर्निंग पॉइंट पे ये मीटिंग हुई है। इससे ज़्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट कॉड के लिए नहीं हो सकता था। आगे बात समझ में, कह रहा है बहुत सही वक्त पे हुई है। मीटिंग की वर्ब है कुड नॉट हैव कम, ठीक है। कुड, वुड, शुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा हो सकता था, है ना, ऐसा हो सकता था। थर्ड कंडीशनल की बात यहाँ पे हो रही है। जंक्चर का मतलब होता है पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से रास्ता निकले, दोहराया निकले, चौराया निकले। टर्निंग पॉइंट को बोलते हैं जंक्चर, है ना, हिंदी बोलते हैं दोहराया। अब ये कुड नॉट हैव कम जो है ना, स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ बेसिक्स में। आप सभी को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आती होगी, एटलीस्ट वो लोग जो ऑलरेडी चैनल पे पहले से हैं, ठीक है। अब जो लोग चैनल पे नहीं है फिर भी बेसिक्स तो आपको पूरे करने ही है। एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आता होगा तो रिवीजन भी हो जाएगा। देखो इंग्लिश में स्ट्रक्चर्स होती हैं तीन, कुड, वुड और शुड, प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों का मतलब क्या होता है, एक जैसा ही मतलब है। कुड हैव V3 का मतलब है ऐसा हो सकता था, वुड हैव V3 का मतलब है ऐसा हो जाता, और शुड हैव V3 का मतलब है ऐसा होना चाहिए था। कुड से सकता, वुड से होता, शुड से चाहिए, ठीक है। तो हो सकता था, होता या होना चाहिए था, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल नहीं है, कुड, वुड और शुड का अगर मीनिंग आप जानते हैं। आ गई बात समझ में। अब देखो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं थर्ड कंडीशनल में यूज़ होती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ आप कैसे यूज़ करेंगे अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो। मान लीजिए आप ऐसा बोल रहे हैं, आपका दोस्त है यश, आप कह रहे हो यश हमारी मदद कर सकता था। भाई यश ने की नहीं हमारी मदद, पर वो कर सकता था। तो अगर ऐसा हो सकता था तो इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर लो। आप लिख दो यहाँ पे यश कुड हैव हेल्प्ड अस, ठीक है। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं। यश के बाद में कुड लगाया, प्लस में हैव लगाया, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, मदद करने के लिए हेल्प्ड, और जिसकी मदद की गई उसके बाद लिख दिया हमने एस, अस, ठीक है। दिमाग में आपके सवाल आना चाहिए, सर हैव कैसे आ गया यश के लिए, यश के लिए तो हैज़ आना चाहिए। चलो हैज़ लगा देते हैं। अगला सेंटेंस देख लो, यश को हमारी मदद करनी चाहिए थी। अगेन अब चाहिए की बात हो रही है तो कुड की जगह शुड लगा दो, तो यश शुड हैज़ हेल्प्ड अस, ठीक है। अगेन यश के लिए हैज़ लगा रहा हूँ, यश सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो हैव लगाता हुआ मैं ठीक लगता। अब आ जाओ तीसरे पे, यश ने ऐसा किया होता या यश ने हमारी मदद की होती, ठीक है, मदद की होती। इसको कैसे लिखें भाई, तो यश एक सेकंड रुक जाओ, यश वुड हैज़ हेल्प्ड अस, ठीक है। अब आपने स्ट्रक्चर को बनाना सीख लिया है। हो सकता था तो कुड, होना चाहिए था तो वुड, शुड, और होता तो वुड। देखो अब इसमें गलती क्या है, स्ट्रक्चर तो आपने बना ली, लेकिन याद रखना है ये कि कुड, वुड, शुड तीनों मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ये जो हैज़ लगा रहे हो ये हैव फैमिली का बेस फॉर्म नहीं है, बेस फॉर्म होता है हैव, ठीक है। तो इसलिए सब्जेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है इस हैज़ या हैव का। ये हैज़, ये जो हैव लगा रहे हो ये कुड, वुड, शुड यानी कि मॉडल वर्ब्स के बाद आना ही था। आगे ना बात समझ में, सब्जेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, मॉडल के बाद आया है, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, हैव फैमिली की बेस फॉर्म है हैव। तो इस तरीके से तीनों स्ट्रक्चर्स बनेंगे। डिटेल में करवा दिया मैंने आपको, बाकी आप वीडियोस देखो मतलब बेसिक से, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से डिटेल में आएंगी। इंग्लिश में जब तक रट्टे मारोगे तब तक नाव डूबी रहेगी। रट्टे नहीं मारने, हर चीज़ का लॉजिक आपको आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है बिटवीन रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन दैट हैज़ डिस्टेबलाइज्ड एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑन रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल सोवर्निटी, its knockout effects on commodity and input prices, fueling inflationary pressures and impacting global supply chains, and the lingering effects of the COVID-19 pandemic that spotlighted deficiencies in public health infrastructure. The leaders of India, United States, Australia and Japan are likely to have had a full and multi-dimensional policy agenda in Tokyo. आई बात समझ में। देखो सेंटेंस है लंबा, अब आपको देख के इसको मेरे ख्याल से आधे लोगों को तो बेहोशी आएगी, इस सेंटेंस को पढ़ना कैसे है। आराम से पढ़ो, देखो कहानी की तरह। बिटवीन आया तो मतलब दो चीज़ों के बीच की बात हो रही है। अब किन किन चीज़ों के बीच की बात हो रही है, कह रहा है इन किन चीज़ों के बीच में। बिटवीन, पहली चीज़ है रशिया का इन्वेजन जो यूक्रेन का है। अच्छा ये कौन सा इन्वेजन है भाई, वो वाला इन्वेजन है जिसने डिस्टेबलाइज कर दिया है, जिसने असंतुलित बना दिया है, स्टेबलाइजेशन को खो दिया है। एक्सेप्टेड नॉर्म्स के, ऐसे नॉर्म्स के, ऐसे नियमों को जो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करके बैठी थी। और ये नॉर्म्स किस चीज़ के हैं, ये नियम हैं रिस्पेक्ट करने के, इज्जत देने के, किसी भी कंट्री की टेरिटोरियल सॉवर्निटी को
किसी भी कंट्री के क्षेत्र की संप्रभुता को। तो कह रहा है इस रशिया के इन्वेजन के बीच में जो यूक्रेन में आया है, जिसने पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड नॉर्म्स को ही बदल के रख दिया है। कह रहा है एक तो इसके बीच, और दूसरी चीज़ और इसके नॉक ऑन इफेक्ट्स के बीच, इस इन्वेजन के ऐसे इफेक्ट्स जो इनडायरेक्ट हैं, जो स्पिल ओवर है, जो नॉक ऑन है, और किस पे, कमोडिटी और इनपुट प्राइसेस पे। दुनिया के अंदर जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, स्टील है, कॉपर है, क्रूड ऑयल है, और इनपुट के प्राइसेस है, कच्चे माल की कीमतें हैं। इनपुट प्राइसेस मतलब इनपुट मतलब कच्चा माल और उसकी जो है कीमतें, प्राइसेस। और तीसरा फ्यूलिंग जो है, जो फ्यूल करते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को और इम्पैक्ट कर रहे हैं ग्लोबल सप्लाई चेन्स को। ये वो नॉक ऑन इफेक्ट्स हैं जो भड़का रहे हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को, इन्फ्लेशन समझते हैं ना, मतलब महंगाई के प्रेशर को, और इम्पैक्ट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को। कह रहा है इन चीज़ों के बीच में। अच्छा, एक चीज़ और इसने इसके साथ में ऐड की है, वो चीज़ है लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक। कोविड-19 महामारी के वो इफेक्ट्स जो आज भी जारी हैं, लिंगर कर रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड हैं, लंबे खिंच गए हैं, आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये कौन सी पैंडमिक है? ये वो पैंडमिक है जिसने स्पॉटलाइट किया, जिसने हाईलाइट किया, जिसने प्रकाश डाला उन कमियों पे, लूप होल्स पे, डेफिशिएंसीज पे जो आई हैं पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। कह रहे हैं इन सब चीज़ों के बीच हुआ क्या? हुआ ये कि जो लीडर्स हैं 4 कंट्रीज़ के, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के, वो लाइकली हैं, संभावित हैं कि वो कर चुके हैं, हैव हैड, वो रख चुके हैं, पास्ट में वो रख चुके हैं एक फुल और बहुआयामी पॉलिसी एजेंडा को, पॉलिसी के, समझ गए ना, एक पॉलिसी के प्लानिंग को, एजेंडा को टोक्यो के अंदर। समझे? सेंटेंस लंबा है लेकिन मैंने पीस फॉर पीस तोड़ के बता दिया। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखो, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सेंटेंस बना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, लीडर से लेकर के यहाँ तक। कह रहे इन चारों कंट्रीज़ के लीडर्स हैं ना, बड़े संभावित हैं कि जो क्वाड का टोक्यो समिट हुआ है उसमें इन्होंने एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी एजेंडा रखा होगा, हैव हैड, वो ऐसा रख चुके होंगे। और ये पॉलिसी एजेंडा फुल होगा, सब चीज़ों को कवर कर रहा होगा और मल्टी डायमेंशनल होगा, हर चीज़ की बात करेगा, हर डायमेंशन के ऊपर। और ये जो काम इन्होंने किया होगा ना, इन सब चीज़ों के बीच में किया होगा। पहली चीज़ है यूक्रेन का इन्वेजन जो रशिया के द्वारा किया गया, जिसने टेरिटोरियल सोवर्निटी की सारी नॉर्म्स को चेंज करके रख दिया, एक्सेप्टेड नॉर्म्स को। और इसके जो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स आए हैं जो दुनिया भर के कच्चे माल की कीमतों पे और कमोडिटी प्राइसेस पे हैं, और इस तरीके से आए हैं कि वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को फ्यूल कर रहे हैं, उसको और भड़का रहे हैं, महंगाई को, और इम्पैक्ट कर रहे हैं ग्लोबल सप्लाई चेन्स को, दुनिया भर में सप्लाई की चेन्स को। और दूसरी चीज़ है, पहली तो ये रशिया का इन्वेजन, ठीक है, जो ये सब काम कर रहा है। दूसरी चीज़ कोविड-19 के ऐसे इफेक्ट्स जो आज भी जारी हैं, और ऐसी पैंडमिक जिसने हाईलाइट किया, प्रकाश डाला कमियों में दुनिया भर के सरकारी यानी कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। करें इन दोनों चीज़ों के बीच में इन लीडर्स ने ऐसा किया होगा। आई स्ट्रक्चर समझ में? ये तरीका है समझने का किसी भी सेंटेंस को, ये वाली अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। लीडर्स की वर्ब है आर, दैट की वर्ब है हैज़ डिस्टेबलाइज्ड, दैट आया है रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इस पूरे नाउन फ्रेज के लिए। नॉक ऑन का मतलब होता है इनडायरेक्ट, जो सीधा सीधा ना हो। नॉक ऑन इफेक्ट्स मतलब इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। फ्यूलिंग और इम्पैक्टिंग दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है। ये इफेक्ट्स कैसे आए हैं? फ्यूल करते हुए और इम्पैक्ट करते हुए सप्लाई चेन्स को। लिंगरिंग का मतलब है लगातार बना हुआ। दैट आया है इस महामारी के लिए, वो महामारी जिसने स्पॉटलाइट किया, स्पॉटलाइट इसकी वर्ब है। डेफिशिएंसी, लेक्यूना, लैप्स है ना, शॉर्ट कमिंग, किसी भी चीज़ की कमी कहलाती है, उसकी लेक्यूना है डेफिशिएंसी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे हैव हैड। देखो इस सेंटेंस पे काफ़ी वक्त बिता दिया हमने, 5 से 6 मिनट, है ना। ये स्ट्रक्चर हैव हैड कैसे बनी है एक बार आप अपने आप से पूछो, मैं फिर लौट के आऊँगा, थोड़ा फ्लो बन जाए, इस स्ट्रक्चर को मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आ जाओ आगे। सब लोग सोचेंगे पहले यहाँ पे टू हैव हैड ये स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर है। कह रहा है फॉर द लीडर्स द ऑब्वियस इफ नॉट ऑलवेज एक्सप्लिटली स्टेटेड थीम linking several global issues is the China factor and the unique strategic challenges that country poses to the rule based international order। अब कह रहा है रशिया के बाद में नंबर है चाइना का, रशिया की बात तो यहाँ पे कर दी। कह रहा है लीडर्स के लिए, जो चारों कंट्री के लीडर्स हैं, कह रहा है इनके लिए जो ऑब्वियस, और चाहे वो हमेशा एक्सप्लिसिटली स्टेटेड ना हो। एक्सप्लिसिटली का मतलब है क्लियरली, ओपनली, स्टेटेड का मतलब है कहा गया। कह रहा है इन लीडर्स के लिए एक ऐसी थीम है जो बड़ी ऑब्वियस है, चाहे वो हर बार सबके सामने क्लियरली ना भी कही जाती हो। अब वो थीम कौन सी है? वो थीम है जो लिंक करती है कई सारे ग्लोबल इश्यूज़ को, लिंकिंग ग्लोबल इश्यूज़। कह रहा है वो थीम इज़ कौन सी थीम है? चाइना का फैक्टर।
कह रहा और वो यूनिक स्ट्रेटेजिक चैलेंज, वो नए नए रणनीति से जुड़ी जो हैं चुनौतियाँ जिनको ये वाली कंट्री दैट कंट्री यानी कि चाइना खड़ा करता है, पोज करता है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए, एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए, सिस्टम के लिए जहाँ पे सब चीज़ें रूल्स के हिसाब से काम करती हैं। तो अब बात कर रहे हैं यहाँ पे चाइना की। कह रहा है एक थीम चाइना की भी थी, चाइना की बात को भी डिस्कस किया गया और ये थीम जो ये थीम थी इन लीडर्स के लिए बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल ऑब्वियस थी, चाहे हर बार साफ साफ ना भी कही जाती हो, चाहे आप इसको बार बार कहीं पढ़ने में ना भी लाओ, लेकिन फिर भी ये चीज़ जो थीम थी ना बड़ी साफ थी और वो थीम थी चाइना का सेक्टर और कैसे चाइना खड़े कर रहा है इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए, नए नए चैलेंजेस को पोज कर रहा है। यहाँ पे दैट दो बार आया है, पहली बार दैट कंजंक्शन है, दूसरी बार दैट एडजेक्टिव है। ये दैट कंट्री के लिए आया है, दैट कंट्री मतलब समझ गए ना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट कंट्री, इसकी वर्ब है पॉजेस। स्ट्रक्चर्स बहुत प्यारी प्यारी हैं, मानना पड़ेगा इसको। मुझे पता आप स्ट्रगल कर रहे हो इनको समझने में, लेकिन अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, है ना। स्ट्रगल करने वाला है तो आगे जाता है। चलो थीम की वर्ब है इज, लिंकिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली, ओपनली, साफ तौर पे, बिना किसी समझ गए ना शर्म के। कह रहा वाइल यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन एंड जापानीज पीएम फ्यूमियो किशिदा were blunt in their condemnation of Russia's belligerence. PM Modi and newly elected Australian PM Anthony Albanese avoided any direct reference to Moscow, as indeed did the summit's joint statement. अब बात कर रहे हैं ये चारों लोग किस तरीके से अलग अलग बातें कर रहे थे। मोदी जी और यहाँ पे एंथनी जी अलग साइड में और जोसेफ बाइडन और फूमियो किशिदा अलग साइड में। कह रहा है इसके अंदर जहाँ पीएम बाइडन और फूमियो किशिदा ने, जापान के प्रेसिडेंट है, पीएम है जापान के, है ना। कह रहे जहाँ पे ये दोनों बड़े ही ब्लंट थे, फोर्थ कमिंग थे, कैंडिड थे, डायरेक्ट थे, ऑनेस्ट थे। और किस में? अपनी आलोचना में, कंडेमनेशन में, जो थी रशिया के बेलिजरेंस की, रशिया के एग्रेशन की। देख चुके हो ना, बेलिजरेंट मतलब एग्रेसिव, बेलिजरेंस मतलब एग्रेशन। तो कह रहे जहाँ पे ये दोनों पीएम्स और प्राइम मिनिस्टर जो थे, प्रेसिडेंट थे, बड़े ही ब्लंट थे, साफ सुथरे थे अपनी आलोचना में जो रशिया के एग्रेशन की है। वहीं पे दूसरी तरफ वहीं पे मोदी साहब और जो एंथनी एल्बनीज हैं, इन दोनों ने अवॉइड कर दिया किसी भी डायरेक्ट इशारे को, रेफरेंस को मॉस्को की तरफ। कह रहे जैसा कि इंडीड हुआ था समिट की जॉइंट स्टेटमेंट में भी, जैसा कि जॉइंट स्टेटमेंट में भी किया गया। ठीक है, तो चारों जब एक साथ नहीं थे रशिया के मामले पे, तो जॉइंट स्टेटमेंट में मॉस्को की बात भी नहीं डाली गई। इन दोनों की वर्ब है वर। ब्लंट का मतलब है सीधा, ऑनेस्ट, डायरेक्ट, फोर्थकमिंग, कैंडिड। कंडेमनेशन मतलब आलोचना, सीवियर क्रिटिसिज्म। बेलिजरेंस मतलब एग्रेशन। मोदी और एल्बनीज दोनों की वर्ब है अवॉइडेड, किसी चीज़ को अवॉइड करना। ठीक है, रेफरेंस मतलब इशारा। समिट की वर्ब है डिड। ये डिड आया है समिट से पहले, सेंटेंस में इन्वर्जन हुआ है और हुआ है एज की वजह से। एज अगर क्लोज का शुरुआत करता है क्लोज की, तो आपके पास ऑप्शनल होता है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना। ये जरूरी नहीं है, एज के बाद में इन्वर्जन जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर देते हो तो आपकी राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा लिटरेरी यानी आर्टिस्टिक लगती है। एज के बाद ऐसा अक्सर राइटर्स जो हैं करते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो चाइना पे और क्या बात हुई। कह रहा ऑन चाइना हाउएवर द 4 नेशंस वर ऑन द सेम पेज एंड द क्वाड ज्वाइंट स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर कंटिन्यूड कोऑपरेशन टुवर्ड्स मेंटेनिंग एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अब ये सेंटेंस थोड़ा लंबा है, ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे, फिर बाकी की चीज़ों को अपने ऐड करते जाएंगे। तो ये तो थी बात रशिया की। रशिया पे दो इस तरफ, किशिदा और जोसेफ बाइडन इस तरफ, मोदी और एल्बनीज इस तरफ। अब अगर चाइना की बात करें ना, कह रहा ऑन चाइना, कह रहे चाइना पे हालांकि चारों नेशन सेम पेज पे थी, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, और जो जॉइंट स्टेटमेंट थी इसने कॉल फॉर किया, डिमांड किया लगातार बने हुए कोऑपरेशन के लिए, सहयोग के लिए, जो होना चाहिए मेंटेन करने की तरफ एक खुले और फ्री आज़ाद इंडो पैसिफिक को। आई बात समझ में। तो चारों कंट्रीज ने चाइना को दम के पेला, मतलब अपनी बातचीत में चाइना की खूब बातचीत की, खूब क्रिटिसाइज किया, और इनका कोऑपरेशन इसी तरफ से था कि चाइना जो है एशिया पैसिफिक में गुंडागर्दी करता है, दादागिरी करता है, एशिया पैसिफिक को फ्री और ओपन हमें रखना है। अब इसके साथ साथ और कौन सी डिमांड्स थी चाइना के लिए? पहली तो थी ये वाली, कॉल फॉर किया इस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ थी चैंपियनिंग एडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ एज रिफ्लेक्टेड इन द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी एंड इन मेंटेनिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट। दूसरा काम था चैंपियन करना, अच्छे से महफूज करना। चैंपियन करना मतलब किसी चीज़ को फुल सपोर्ट देकर के सिक्योर करना। ठीक है, तो कह रहा सिक्योर करना, सपोर्ट करना एडहेरेंस को, फॉलोवेंस को। एडहेरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की पालना, और पालना है अंतर्राष्ट्रीय कानून की, जैसा रिफ्लेक्ट भी किया जाता है यूएन के इस कन्वेंशन में, जो है यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी,
है ना। ये कन्वेंशन है यूएस की, यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की एक लॉ बुक है। और कह रहा है मेंटेन करने में जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, एक तो नेविगेशन की यानी कि जहाज़ों के आने जाने की, और दूसरा ओवरफ्लाइट की यानी कि प्लेन्स की आवाजाही की। तो दूसरा इनका रीज़न ये था चाइना से, समझ गए ना, चाइना को सेम पेज पे आने का चाइना के खिलाफ, कि इंटरनेशनल जो रूल्स हैं वो चाइना से मनवाएंगे सी के रिलेटेड, और चाइना के सामने जो सी है, साउथ चाइना सी है, वहाँ पे फ्रीडम हो नेविगेशन की और उसके ऊपर से प्लेन्स भी जा सके। अब देखो एक और रीज़न भी था इसका, वो था मीटिंग चैलेंजेस टू द मैरीटाइम रूल्स बेस्ड ऑर्डर इंक्लूडिंग इन द ईस्ट एंड साउथ चाइना सी। मीट करना उन चुनौतियों को जो है समुद्री यानी कि मैरीटाइम रूल्स बेस्ड ऑर्डर की। रूल्स बेस्ड ऑर्डर मतलब ऐसा सिस्टम, ऐसा ऑर्डर जो रूल्स के हिसाब से चलता है, जिसमें चाइना या रशिया या यूएस क्या कह रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, रूल्स के हिसाब से लोग आते जाते हैं समंदर के अंदर। तो ऐसा एक चैलेंज भी मीट करना है जिसमें मैरीटाइम रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है, इसके सामने चैलेंजेस खड़े हो गए हैं, शामिल है जिसमें ईस्ट और साउथ चाइना सी, जहाँ पे चाइना अपना ऑर्डर चलाता है। समझ गए? तो ऐसा हुआ चाइना के लिए। सेंटेंस लंबा है ऑफ कोर्स, मैं जानता हूँ, लेकिन कितना भी लंबा हो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि क्या आप सेंटेंस को ब्रेक करना जानते हो या नहीं जानते हो। फॉर नेशंस की वर्ब है वर ऑन द सेम पेज मतलब सेम प्लेटफॉर्म पे होना, एक जैसी बात करना। जॉइंट स्टेटमेंट की वर्ब है कॉल फॉर किया गया 4 चीज़ों के लिए, ये थी पहली चीज़, ये थी दूसरी चीज़, और एंड लगा के 3 चीज़ों के लिए था, ये था तीसरी चीज़, और जिसमें शामिल थी ये वाली चौथी चीज़। बढ़े आगे, चलो। मैरीटाइम आप देख चुके हो, समुद्री, एक्वाटिक जो समंदर से रिलेटेड हो। ओवर फ्लाइट मतलब ऊपर से फ्लाइट जाए, आपके समंदर के आसपास से अगर फ्लाइट गुजर गई है तो आप किसी फ्लाइट वाले को धमकी नहीं दोगे, है ना, कमर्शियल या जो है फाइटर पायलट को, कि आप हमारे समंदर से कैसे गुजर रहे हो। तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर होता है, आप जहाँ चाहो वहीं से अपनी फ्लाइट गुजार सकते हो इंटरनेशनल वाटर्स में से। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बात करेगा क्वाड जो है ना क्या क्या फ्यूचर में कर सकता है। कह रहा है द क्वाड लीडर्स अफर्म द डायलॉग्स 2 कोर मैसेजेस। कह रहे चारों लीडर्स ने, जोसेफ बाइडन ने, मोदी जी ने, फिर ये किशिदा बने और एल्बनीज बने जो है ऑस्ट्रेलिया के, चारों लीडर्स ने अफर्म किया, कन्फर्म किया। अफर्म करना मतलब मजबूत करना, कन्फर्म करना। और किसको? इस क्वाड नाम के ग्रुप के डायलॉग के 2 कोर मैसेजेस को, 2 मेन मैसेजेस को। तो 2 पैगाम, 2 सबक इसने सबके सामने रखे लीडर्स ने। अब वो कौन कौन से सबक हैं? कह रहे फर्स्ट, दे विल कंटिन्यू टू स्ट्रांगली अपोज coercive, provocative and unilateral actions by Beijing that seek to change the status quo and heighten tensions across the region, including through maneuvers such as the militarization of disputed territories, the dangerous use of coast guard vessels and maritime militia, and clandestine attempts to disrupt other nations' offshore resource exploitation activities. तो पहला मैसेज इन्होंने ये दिया, पहला मैसेज है कि ये कंट्रीज़ जारी रखेंगी, चारों कंट्रीज़, कि वो मजबूती से सामना करें, अपोज करेंगी इस तरह के एक्शंस का। और कौन से एक्शन? जो या तो कोअर्सिव हो, कोअर्सिव का मतलब है फुल ऑफ प्रेशर, जिनमें फोर्स हो या इंटिमिडेशन हो, या तो डराने वाले हों, या प्रोवोकेटिव हों, या फिर भड़काने वाले हों। प्रोवोकेटिव मतलब भड़काने वाले, और या फिर यूनिलेटरल हों, एक तरफा हों, वन साइडेड हों। चाइना ने बोल दिया भाई आज LAC जो है आगे खिसका रहे हैं 5 किलोमीटर इंडिया की तरफ, तो ये वन साइडेड एक्शन है चाइना का, इंडिया से चाइना ने बात नहीं की। तो कह रहा है ऐसे किसी भी एक्शन को जो बीजिंग कर रहा है, चाहे तो वो डराने वाला हो, चाहे वन साइडेड हो बीजिंग की तरफ से हो, चाहे वो किसी दूसरी कंट्री को प्रोवोक करने वाला हो, ऐसे एक्शंस को वो जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, स्ट्रांगली अपोज करना। अब देखो ये कौन सा बीजिंग है? ये वो वाला बीजिंग है जिसकी 4 बुरी आदतें हैं, जिसकी 4 बुरी आदतें हैं। अब दैट लगा के बता रहे हैं, वैसे तो इन एक्शंस के लिए लगाया गया दैट, फिर भी मैं आपको बीजिंग के लिए बता रहा हूँ, ये दैट आया इन एक्शंस के लिए, ठीक है। अब वो एक्शंस हैं या ये वो बुरी आदतें हैं जो कोशिश करती हैं इन 4 कामों को करने की। पहला काम है चेंज कर देना यथास्थिति को, स्टेटस को और बढ़ा देना टेंशंस को पूरे रीजन के अंदर। अचानक से किसी भी देश की बाउंड्री जो है, अपने नेबरिंग कंट्री की बाउंड्री है, उसको जो है डिस्प्यूटेड बता दिया भी अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है, सिक्किम तो कब से हमारा है ना। तो स्टेटस को यथास्थिति को चेंज कर देने का काम है इन एक्शंस का, और किसी भी रीजन में टेंशंस को हाइटन कर देने का है, बढ़ा देने का है। दूसरी गंदी आदत कह रहा है जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग थ्रू ऐसे मैन्यूवर्स, ऐसे दांवपेच, जैसे कि पहला मिलिटराइज कर देना डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज के ऊपर जाकर के अपनी फौज खड़ी कर देना, वहाँ पे मिलिट्री को ले आना। और फिर गलत इस्तेमाल जो है, खतरनाक इस्तेमाल जो है अपने कोस्ट गार्ड के जहाज़ों का, कोस्ट गार्ड वेसल्स का और मैरीटाइम मिलिशिया का, अपनी समुद्री जो है फौज का, है ना, अपनी नेवी को दूसरे किसी आइलैंड पे भेज दिया जो है
ताइवान के पास भेज दिया अपने कोस्ट गार्ड की वेसल्स को, ये भी गंदी आदत ये करते हैं। तीसरा इनका गंदा काम है, गंदी आदत है, छुपे हुए इनकी जो कोशिशें हैं, क्लैंडिस्टाइन, क्लैंडिस्टाइन मतलब छुपा हुआ, इनकी छुपी हुई जो कोशिशें हैं डिस्टर्ब करने की, डिस्टर्ब करने की दूसरे नेशंस की, दूसरी कंट्रीज़ की विदेशी रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटीज़ को। मान लो इंडिया ने रशिया के किसी टापू पे तेल निकालने के लिए IOCL की कुछ मशीनरी वहाँ भेजी है, तो रशिया के उस टापू पे जाकर के अपनी मशीनरी, इंडिया की ऑफशोर मशीनरी को ख़राब कर दिया। आ रही है बात समझ में? तो चाइना की ये 3 गंदी आदतें हैं। देखो सेंटेंस पूरा आप समझ चुके हो है ना। इन्होंने बोला कि पहला मैसेज ये है, चाइना की ऐसी हर गंदी आदत को हम स्ट्रांगली अपोज करते रहेंगे। दे की वर्ब है विल कंटिन्यू, कोअर्सिव मतलब प्रेशर वाला, प्रोवोकेटिव मतलब भड़काने वाला, यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, दैट आया एक्शंस के लिए, सी किसकी वर्ब है, एक्शंस इस तरह के हैं, मैन्यूवर मतलब दांव पेच, मिलिशियो मतलब फौज, वेसल मतलब जहाज, मिलिट्राइजेशन मतलब किसी चीज़ का सैन्यकरण, वहाँ पे मिलिट्री को भेज देना, क्लैंडिस्टाइन मतलब सीक्रेट या हिडन, छुपा हुआ, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है खनन, ज़मीन से कुछ निकालना, कोयला, अनाज, है ना, कोयला या कोई और एलिमेंट समझ लो आप, नेचुरल गैस है या क्रूड ऑयल है, एक्सप्लॉयटेशन। चलो आगे बढ़े। इस सेंटेंस को तो आप समझ गए हो, मैंने बहुत डिटेल दे दिया है इसको, 5-7 मिनट लगा दिए हैं, लंबे लंबे सेंटेंस है। एक वर्ड को देख लेना, मैन्यूवर को। मैं आपको इस वर्ड को लिख के दिखा देता हूँ, ज़िंदगी में नहीं बोलोगे, इसकी स्पेलिंग जो है ना वो आपको याद रखनी है। मैन्यूवर का मतलब होता है दांव पेच, टैक्टिक्स, ठीक है। स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? पहले लिखोगे मैनो, ठीक है, मैनो, मैनो, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे EUVRE, यूवरे। बस मैंने ऐसे याद की हुई है, याद कर लेना। ये स्पेलिंग एरर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मैन्यूवर की स्पेलिंग सही कौन सी है। आज के क्विज में भी ये स्पेलिंग मैंने डाल दी है, ठीक है। तो मैन्यूवर की स्पेलिंग आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैनो, मैनो, या ओ को यहाँ ले लो, ठीक है, और मैनो यूवरे, ऐसे स्पेलिंग को आप लिखें। अब ध्यान देना, ये स्पेलिंग है ब्रिटिश, ब्रिटिश, ठीक है। इसकी एक अमेरिकन स्पेलिंग भी है, दोनों सही हैं, हम प्रेफर करते हैं ब्रिटिश वाली को, अमेरिकन भी सही है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? ब्रिटिश वाली में RE आता है, VRE, और अमेरिकन वाली में लास्ट में ER आता है, और यहाँ पे O एक्स्ट्रा लगा हुआ है, अमेरिकन में O नहीं होता। ये छोटी छोटी बारीकियाँ आपको बता रहा हूँ मैं। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन होगी ना, तो आप ब्रिटिश स्पेलिंग जो है मैन्यूवर बना के आओगे और लास्ट में ER लिखाओगे, तो ये कन्फ्यूजन आपकी गलत है, ठीक है। यहाँ पे RE आएगा और यहाँ पे ER आएगा, बस यहाँ पे O नहीं लगाना अगर लास्ट में ER लगाना है तो। चलो आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में यूज़ करेंगे। ज़िंदगी में मैन्यूवर की स्पेलिंग आप नहीं भूलोगे, इस तरह से अपने नोट्स को तैयार करो। करेक्ट टू दिस एंड military coordination between the dialogue members will continue to provide strategic depth to the mission, including notably the annual Marabar exercise। अब कह रहे इस काम को करने के लिए, बेजिंग को उसकी जगह दिखाने के लिए, कह रहा जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है टू दिस हैंड, टू दिस हैंड का मतलब है इस काम को करने के लिए, कह रहा मिलिट्री कोऑर्डिनेशन जो है डायलॉग मेंबर्स के बीच में, चारों कंट्रीज़ के बीच में, ये जारी रहेगा, प्रोवाइड करना स्ट्रेटेजिक डेप्थ को, रणनीतिक जो है गहराई को इस मिशन के अंदर, जिसमें शामिल है मेनली या नोटेबली हर साल होने वाली मालाबार एक्सरसाइज। सिंपल सेंटेंस है, कोऑर्डिनेशन की वो है विल कंटिन्यू, टू दिस एंड मतलब इस काम को करने के लिए, टू दैट एंड या टू दिस एंड। आगे देखें नेक्स्ट सेंटेंस। तो ये था पहला मैसेज चाइना के लिए, भाई चाइना के साथ हम ऐसा करेंगे और ऐसा करने के लिए हम ऐसा करेंगे। अब आ जाओ दूसरा मैसेज, कह रहा था सेकेंड मैसेज सीक्स टू लेवरेज डायलॉग मेंबर रिसोर्सेज इन वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पॉन्स, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दूसरा मैसेज जो है वो कोशिश करता है लेवरेज करने को। अब लेवरेज यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब है फ़ायदा उठाना, लेवरेज करना, है ना। तो ये फ़ायदा उठाने को, एडवांटेज लेने को कोशिश करता है डायलॉग मेंबर्स के रिसोर्सेज की, चारों कंट्रीज़ में जो डायलॉग करने वाले जो मेंबर्स हैं उनके संसाधनों की, इन सभी कामों के अंदर वैक्सीन को डिलीवर करना, क्लाइमेट पे एक्शन लेना, सप्लाई चेन में मजबूती को रखना, है ना, रेजिलियंस को लाना, डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्स, जो भी डिजास्टर आजकल होते हैं, है ना, कहीं आग लग गई, कहीं चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, साइबर सिक्योरिटी आप जानते हैं उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और आर्थिक सहयोग के लिए, कोऑपरेशन के लिए। सेकंड मैसेज की वर्ब है सीक्स। बस ये दो मैसेज थे। अब बात करेगा इन दोनों मैसेजेस के लिए रशिया और चाइना का क्या फ्यूचर में आउटलुक होगा क्वाड के लिए। कह रहा है इवन दो बेजिंग में कंसीडर द क्वाड टू बी एन एशियन नेटो, द डायलॉग कैन बी अबाउट मच मोर देन अ स्ट्रेटेजिक पुशबैक ऑन चाइनाज हेजेमोनिक इंटेंशंस। कह रहा है हालांकि, इवन दो का मतलब है यहाँ तक कि, हालांकि, है ना, हालांकि, कह रहा है हालांकि बेजिंग हो सकता है कंसीडर करे, चाइना मान ले क्वाड को, और क्या, एक एशियन नेटो के तौर पे,
कि ये एशिया के नेटो की तरह काम करेगा। हालांकि चाइना जो है, चाइना इसको एक थ्रेट की तरह परसीव करेगा, है ना, मैं कंसीडर कर सकता है। डायलॉग फिर भी हो सकता है, कैन बी, और किस बारे में, बहुत ज़्यादा उस बारे में जो है एक स्ट्रेटेजिक पुशबैक का, रणनीतिक जवाबी हमले का, और जो है चाइना के हेजिमोनिक इंटेंशंस को, चाइना की लीडरशिप को लेकर के जो इरादे हैं दुनिया भर में। तो बीजिंग जरूर मानता है कि क्वाड का एशियन वर्जन है, नेटो का एशियन वर्जन है क्वाड, है ना। बीजिंग इसको एक थ्रेट मानता है, लेकिन फिर भी ये डायलॉग इसकी इस थ्रेट से बहुत बड़ा है। ये सिर्फ चाइना के इन मंसूबों को कामयाब ना होने के लिए नहीं बनाया गया, ये उससे भी ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत अपने अंदर रखता है। इट कैन बी अबाउट मच मोर देन अ पुशबैक। समझ में आया सेंटेंस? बीजिंग की वर्ब है मे कंसीडर, डायलॉग की वर्ब है कैन बी। पुश बैक मतलब जवाबी हमला, है ना। हेजेमोनिक मतलब रिलेटेड टू हेजेमनी, रिलेटेड टू लीडरशिप। मच मोर आप जानते हैं, मोर से पहले मच को लगाएं या फार को लगाएं। मोर से पहले मच या फार नाम की एडवर्ब ही आ सकती है, ना सो आता है, ना वेरी आता है, ना कुछ और आता है, ठीक है। चलो, करे एट ए टाइम when the liberal consensus on globalization has anyway run its course and across the Indo-Pacific there is a post-pandemic a strong appetite for deepening regional cooperation for trade and investment। अब कह रहा है वक्त बड़ा बुरा चल रहा है और क्वाड से बड़ी उम्मीदें हैं। कह रहा है ऐसे एक वक्त पे एट अ टाइम जब लिबरल कंसेंसस जो है ना, कंसेंसस मतलब आम सहमति, लिबरल मतलब खुले विचारों वाली, जब खुले विचारों वाली जो आम सहमति है, ऐसी आम सहमति, ऐसी कंसेंसस जिसमें लोगों को एक तरफ से गुट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिना गुटबाजी के भी अपनी जो सहमति रखते हैं। कह रहा है एक ऐसे वक्त पे जब ऐसी कंसेंसस जो है ग्लोबलाइजेशन को लेकर के, वो कंसेंसन का वक्त पूरा हो चुका है। अब अगर आप किसी ग्रुप से बिलोंग करते हो तभी आपकी कंसेंसस किसी से हो पाएगी। अगर आप किसी ग्रुपिंग का पार्ट नहीं हो ना, तो लिबरली आप कोई भी कंसेंसस को नहीं ला पाओगे। तो ये जो कंसेंसस है फिर भी या एनीवे अपना रन कर चुकी है कोर्स, ये पूरा कर चुकी है अपना वक्त, अब ये और नहीं है। कह रहा है और कहाँ पे, कह रहा है और एंड पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक में एक बहुत ही पोस्ट पैंडेमिक स्ट्रॉन्ग एपेटाइट है, भूख है, डिज़ायर है, और किसके लिए, गहराने के लिए, रीजनल कोऑपरेशन को, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे एक वक्त पे जहाँ पे बिना गुटबाजी के काम नहीं चलता, लिबरल कंसेंसस रन कर चुकी है अपने कोर्स को, इस ऐसे एक वक्त पे पूरे पोस्ट पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक के अंदर पैंडेमिक के बाद में बड़ी इच्छा हो रही है सभी की, सभी कंट्रीज़ की स्ट्रॉन्ग एपेटाइट है, कैसे भी करके कोऑपरेशन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है उसको और गहराया जाए, डीपन करवाया जाए। अजीब सा सेंटेंस है, मैं समझता हूँ, लेकिन इसको लगा होगा कि इस सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकलेगा। मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस ये लग नहीं रहा है ना। कंसेंसस की वर्ब है हैज़ रन इट्स कोर्स का मतलब है किसी चीज़ का वक्त खत्म हो जाना, ठीक है। एनीवे का मतलब होता है फिर भी, इसको इन एनी केस भी बोलते हैं और एनी हाउ भी बोलते हैं। एपेटाइट की वर्ब है इज, क्लोज शुरू हुआ देर से, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। एपेटाइट मतलब हंगर या डिज़ायर। बड़े आगे, पोस्ट पैंडेमिक मतलब पैंडेमिक के बाद। कह रहा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अच्छा आगे इसको इस पूरी चीज़ को आगे जो है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है ना। कह रहा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट द क्वाड इज इन पोल पोजीशन टू शेप इकोनॉमिक अलायंसेस एंड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड रियल पॉलिटिक्स। कह रहे जो ऊपर हमने अजीब सी बात की है ना, कह रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, अगर इस बात को आप कंसीडर करें तो क्वाड जो है एक पोल पोजीशन में रहने वाला ग्रुप है। पोल पोजीशन का मतलब है सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन एक कार रेस में। पोल पोजीशन पे जो खिलाड़ी आता है ना वो सबसे ज़्यादा एडवांटेज पे होता है। तो कह रहे क्वाड एक सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में है कि वो शेप कर सके, ढाल सके आर्थिक अलायंसेस को और किसी भी रीजन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को, सुरक्षा के ढांचे को। और कैसे ढांचे, कैसे किस तरफ ढालेगा, टूवर्ड्स एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, एक नए वर्ल्ड सिस्टम की तरफ जो बेस्ड होगा, आधारित होगा किसी भी सभी देशों के इंटरेस्ट पे, नेशनल इंटरेस्ट पे और रियल पॉलिटिक पे। रियल पॉलिटिक एक नया वर्ड है, इसका मतलब होता है ऐसी पॉलिटिक्स जो रियल हो, जो प्रैग्मेटिक हो, जो प्रैक्टिकल हो, आइडियोलॉजिकल ना हो। इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी ऐसा ना हो, है ना। आइडियोलॉजी की बात नहीं हो रही, एक ऐसे सिस्टम की बात हो रही है जो प्रैक्टिकली काम करता है, धर्म से, जाति से ऊपर उठ करके लोगों के, आवाम के हित की बात करता है, सबके अच्छाई की बात करता है ना। इसको बोलते हैं रियल पॉलिटिक। तो बस ये क्वाड है ना, इससे यही उम्मीदें हैं फ्यूचर में कि ये सही पोजीशन में आ जाए, अगर सही तरीके से काम किया तो रियल पॉलिटिक की तरफ दुनिया को ढाल देगा। समझ गए ना। चलो, ये सेंटेंस लास्ट वाला पहले वाले सेंटेंस को थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए, क्वाड की वर्ब है इज, पोल पोजीशन मतलब मोस्ट एडवांटेजियस पोजीशन, बेस्ड ऑन एक एडजेक्टिव है, वो ऑर्डर जो बेस्ड ऑन आधारित है, रियल पॉलिटिक यू ऑलरेडी नो। चलिए, सिंपल सा आर्टिकल तो नहीं है आज का, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा,
एटलीस्ट इसको 9.5 दूंगा आउट ऑफ 10 में, है ना। अच्छा आर्टिकल आज का। आपका क्विज़ मैंने इसलिए बहुत सिंपल सा बनाया है, आर्टिकल मुश्किल था, क्विज़ ईजी है। पहले बता दो, वन वर्ड है, कोई भी चीज़ जो समंदर से जुड़ी हो उसको क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल से सबको आता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैरीटाइम बोलते हैं, बेलिजेंट बोलते हैं, लेवरेज बोलते हैं, लिंगरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दूसरा वर्ड है हेजेमनी, इसका सिनोनिम आपको बताना है। ये वर्ड आप 2-3 बार देख चुके हो पूरे आर्टिकल में, अच्छा वर्ड है हेजेमनी। तीसरा वर्ड है क्लैंडस्टाइन, इसका एंटोनिम आपको बताना है, यानी इसका विलोम, इसका बिल्कुल उल्टा। अगर क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेसी, तो सीक्रेसी का उल्टा क्या होगा? अगर इसका मतलब होता है एपरेंट, तो एपरेंट का उल्टा क्या होगा? ठीक है। अच्छा, फर्स्ट के अंदर आपको मैन्यूवर की स्पेलिंग लिखनी है, पेपर पे लिख के देखो, मोबाइल में, पेपर पे या वर्ड में, कंप्यूटर में खुद से लिख करके देखोगे तभी स्पेलिंग याद आएगी। बताया था ना आपको, मैनो यूवरे, है ना। स्पेलिंग को बनाओ और सही वाली को निकालो। सेकंड क्वेश्चन में एक एरर है, आपको फाइंड करनी है। स्ट्रक्चर आपको करवा चुके हैं, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैज, क्या स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए इसमें से एरर को फाइंड करें। मुलाकात होगी कल की क्लास में। सभी कोर्सेज ऐप पे अवेलेबल हैं, खूब सारा कंटेंट आ रहा है ना। हर रोज़ वीडियोस पब्लिश हो रही हैं, जाके फ़ायदा उठा सकते हैं कोर्सेज़ का, एसएससी, बैंकिंग और राइटिंग स्किल्स तीनों का। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट।